हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, मैं रोज सुबह आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे देता हूँ, फिर आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक उसको लिख लिया होगा। और अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, और इस गलती को आपको रेक्टिफाई करने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बिना लिखे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एक पेन एंड पेपर उठाइए और उस पर लिख लीजिए मेरी ये बात, कि बिना लिखे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो प्लीज लिखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो इसमें आप ही का नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं। और जिसको नहीं पता मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो वो स्टडी फंडा के टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए। वहाँ पे एक जो स्टडी फंडा का चैनल है उसे ज्वाइन करिए। वहाँ पे रोज सुबह मैं आपको टॉपिक्स देता हूँ और शाम को उसके वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ। इन वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू भी क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं कि आपके आंसर सही हैं कि गलत हैं। और हाँ, जिनको मतलब प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से वैल्यूएशन करना करवाना है अपना, तो स्टडी फंडा की पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बता दूं, आज पहला टेस्ट हो गया है जो कि 15 मई को था। ये टेस्ट कंक्लूड हो चुका है। तो आप जितना लेट आप करेंगे उतने आपके टेस्ट मिस होते जाएंगे। आपको इसमें 10 टेस्ट मिलेंगे इवेल्युएशन और फीडबैक के साथ। इसमें आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड होंगे, और साथ में मेरे साथ एक लाइव क्लास भी मिलेगी जिसमें आपके जो भी डाउट्स और कंसर्न्स हैं उनको मैं एड्रेस करूंगा। इसकी फीस है 3999। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं स्टडी फंडा को, या फिर स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाके उनसे कांटेक्ट कर लीजिए। वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो चलिए अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक था रीजनलिज्म। अब रीजनलिज्म, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है कि आखिर रीजनलिज्म है क्या। मैंने आपको टॉपिक दिया था, रीजनलिज्म इज थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन। तो अब इस टॉपिक को समझने के लिए पहले रीजनलिज्म समझना पड़ेगा। तो रीजनलिज्म की मैंने क्लासिक डेफिनेशन यहाँ दे रखी है। क्या है ये? एक्सप्रेशन ऑफ कॉमन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड पर्पस बाय पीपल विद इन अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन यूनाइटेड बाय इट्स यूनिक लैंग्वेज, कल्चर एटसेट्रा। मतलब क्या हुआ, एक ज्योग्राफिकल रीजन है, मान लो ये तमिलनाडु है, या ये मान लो ये उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात है। अब यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जो आइडेंटिटी है वो कॉमन कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज, एथनिसिटी, इन पे ट्रेस कर रहे हैं और अपना कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट कर रहे हैं। तो ये हो गया एक तरह का रीजनलिज्म। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब पीपल, जो लोग होते हैं, वो बहुत स्ट्रांगली आइडेंटिफाई करने लगते हैं अपने रीजन के साथ, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, या कोई भी स्टेट हो गया, जब वहाँ के लोग सिर्फ यूपी से अपनी आइडेंटिटी ट्रेस करें, ना कि इंडिया एज अ होल, तो क्या हो जाता है, कई बार कहा जाता है कि जो नेशनलिज्म है उस पर थ्रेट है रीजनलिज्म की वजह से। तो आइए अब हम इस टॉपिक को डिटेल में देखते हैं। इसमें हम देखेंगे फॉर में पॉइंट्स, अगेंस्ट में पॉइंट्स, और लास्ट में हम देखेंगे हमारा कंक्लूजन। तो चलिए चालू करते हैं। और हाँ, आज मैंने आपको सिर्फ 4 पॉइंट्स देखे दिए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मैं आपको 5-5 पॉइंट्स दे रहा हूँ, आप बिल्कुल पैसिव हो गए, अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं आपको 5-5 पॉइंट्स दूंगा, मैंने जैसे कि हर बार वादा किया है, लेकिन आज मैंने इसके 4 पॉइंट्स दिए हैं आपको। आपको एक एक पॉइंट फॉर और अगेंस्ट में अपनी तरफ से कमेंट बॉक्स में लिखना है। और कल के जो वीडियो सॉल्यूशन आएगा आपके पास, उसमें मैं जिसका मुझे पॉइंट बेस्ट लगेगा उसका 5th पॉइंट में डिस्कस करूंगा अपने वीडियो में। ठीक है? तो चलिए पहला हमारा पॉइंट डिस्कस करते हैं फॉर में। देखिए, कोई भी तरीके का पैरोकियल रीजनलिज्म हो, वो हमेशा सॉवरेनिटी पे एक खतरा बना रहता है। क्यों? क्योंकि रीजनलिज्म एक पॉइंट के बाद सेशनिज्म की तरफ चला जाता है। सेशनिज्म का मतलब क्या? कि डिमांड ऑफ सेपरेट नेशन, जैसे कि खालिस्तान, कि हमें अलग से एक खालिस्तान स्टेट चाहिए, पंजाब को अलग करके। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देखो आपने देखा होगा कि हमेशा इंटर स्टेट हॉस्टिलिटी सबसे मेजर आउटकम होता है किसी भी रीजनलिस्ट मूवमेंट का, टेंडेंसी का। एग्जाम्पल के तौर पे आप महाराष्ट्र पे देख लिए, एंटी बिहार सेंटीमेंट जो फैला था एमएनएस के थ्रू, कि जो अदर स्टेट के लोग हैं वो महाराष्ट्र में नौकरी खा रहे हैं। तो ये चीज हमने बहुत अच्छे से देखी थी। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? तीसरा पॉइंट है कि क्या बोलते हैं, जो रीजनलिज्म है हमेशा वोट बैंक पॉलिटिक्स प्रमोट करता है। इससे क्या होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स से होता क्या है, वोट बैंक पॉलिटिक्स किसी भी तरीके से प्रमोट हो, वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो जो हमारा यूनिवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का फैक्टर है, रीजनलिज्म उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट करता है। हमारा लास्ट पॉइंट, जो रीजनल मूवमेंट्स होते हैं हमेशा वायलेंट एजिटेशंस, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको याद हो शायद से सदर्न स्टेट से जो नॉर्थ ईस्टर्न लोगों को वहां से मास एक्सोडस हुआ था किसी रीजन की वजह से। मैं रीजन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो ये सब क्या करते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, और
बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस ले आते हैं रीजन में, और कई बार मिलिटेंसी और एक्सट्रीमिज्म को भी प्रमोट कर देते हैं, जैसे जो नागा नेशनलिस्ट मूवमेंट टाइप्स थे, तो ऐसे मूवमेंट भी क्रिएट हो जाते हैं जो कि इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बन जाते हैं भारत के लिए। अब हम देखते हैं अगेंस्ट में क्या है, कि क्या सही में रीजनलिज्म नेशनल इंटीग्रेशन के लिए थ्रेट है? तो नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई रीजनल रिकॉग्निशन, अगर इंडियन गवर्नमेंट, देखिए इंडियन गवर्नमेंट, आपको पहले पता होगा कि भारत एक हेट्रोजेनस स्टेट है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। एक कहावत है, भारत में घाट घाट पे पानी बदले, कोस कोस पे वाणी। अगर इसी हेट्रोजेनस रीजन में अगर किसी रीजन को रिकॉग्निशन मिल जाता है इसी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में, तो उनको सेल्फ डिटर्मिनेशन की फीलिंग महसूस होती है। उनको फीलिंग महसूस होती है कि उनको इतने लार्ज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में अकोमोडेट किया जा रहा है, और हाँ, उनको ये भी फील होता है कि हाँ, वो इसी नेशन का पार्ट है और उनकी बात सुनी जा रही है बड़े से बड़े लेवल पे। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? रीजनलिज्म के इशू जब भी आते हैं तो पॉलिसी मेकर का वो ध्यान अपनी तरफ भटका लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर रीजनलिज्म का इशू आ रहा है तो वो जेन्युइन हो सकता है ना, जैसे झारखंड है, वहाँ डेवलपमेंट डेफिशिट है, समझ रहे हैं आप लोग, बिहार से अलग हुआ था, तो क्या करता है पॉलिसी मेकर्स का ये ध्यान अपनी तरफ भटका लेता है, और कई सारी चीजें होती हैं जो कि एफिशिएंट तरीके से हो जाती हैं फिर। तो ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे आ जाता है, जो पॉजिटिव रीजनलिज्म है वो क्या करता है, सेंस ऑफ प्राइड जनरेट करता है लोगों में। जो लोग होते हैं अपने जो उनके कल्चरल रूट्स होते हैं उससे जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी कोई रीजनलिस्ट मूवमेंट होगा, आपने देखा होगा हमेशा फोकस रहेगा उनके कल्चर पे, उनके आर्ट पे, उनके डांस फॉर्म्स पे, ताकि वो कॉमन आइडेंटिटी को प्रमोट कर पाए कि वो वी ऑल बिलोंग टू वन आइडेंटिटी। तो इससे क्या होता है, इससे वो अपने रूट से और अच्छे से जुड़ते हैं, और अपने अच्छे से रूट से जुड़ते हैं तो जो उनका आर्ट एंड कल्चर है वो निकल के आता है, वो नेशनल लेवल पे प्रमोट होता है। और एक बार उनको रिकग्निशन मिल जाता है, एक बार उनकी जो कंसर्न्स है उनको हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में अकोमोडेट कर लेते हैं, तो अपने कल्चर से जुड़ने के साथ साथ वो स्ट्रांगली भारत से भी जुड़ते हैं। वो फील करते हैं कि हाँ, हम इसी देश का पार्ट है। हमारा लास्ट पॉइंट, देखिए सबसे मेजर एडवांटेज रीजनलिज्म का क्या हुआ, अगर आप लोग जैसे मान लो कोई यूपी से है, तो रीजनलिज्म ने क्या किया कि भाई रीजनलिज्म ने रीजनल पार्टीज दी। रीजनल पार्टीज से क्या हुआ, नेशनल लेवल पे हर एक रीजन का कंसर्न अकोमोडेट होने लगा। किसी एक पार्टी की मोनोपोली नहीं चली। अगर एक पार्टी की मोनोपोली नहीं चली तो इसका मतलब क्या है, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको सेव किया गया है। किसके थ्रू? रीजनलिज्म के थ्रू। तो एक रीजनलिज्म का मेजर एडवांटेज ये भी है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कंक्लूजन पे। देखिए, नेशनल यूनिटी कभी भी किसी रीजनलिस्टिक टेंडेंसी से हर्ट नहीं होगी। किसी के कोई अगर अपना बंदा अपने कल्चर में या अपने आर्ट फॉर्म में प्राइड फील कर रहा है, तो उससे नेशनल इंटीग्रेशन को कभी खतरा नहीं होगा। तो अगर हम इन रियलिटी देखें, इन रॉ फॉर्म देखें, तो जो रीजनलिज्म है वो अनहेल्दी या एंटी नेशनल फिनोमिना नहीं है, जब तक वो मिलिटेंट या एग्रेसिव टर्न ना ले ले, जिससे सेसेशनिस्ट मूवमेंट की ग्रोथ हो जाए, या फिर डिमांड हो जाए कि सेपरेट हमें राष्ट्र चाहिए, जैसे खालिस्तान हो गया, या बोडोलैंड हो गया, या फिर आपका जो नागालैंड के लिए सेपरेट नेशन की डिमांड आई थी, ये सब हो गई। तो रीजनलिज्म पर से इज नॉट रॉन्ग, बट व्हेन इट इज यूज्ड to pursue policy like demand of separate nation, then it is wrong। क्योंकि ये क्या करता है, ये नेशनल इंटीग्रेशन को नुकसान पहुंचाता है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। जिसको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है प्लीज व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। फीस है 3999, और ये 15 मई को पहला टेस्ट हो चुका है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। आई थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और प्लीज कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया। थैंक यू।